हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स के साथ क्विज होती है, तो क्विज सॉल्व करना मत भूला कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, मणिपुर के साथ निम्न में से किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने दोस्तों लॉन्च किया है हैयांग 2D नाम का एक महासागर अवलोकन उपग्रह। देखिए, महासागर अवलोकन उपग्रह यानी कि ये महासागर का ऑब्जर्वेशन करेगा। महासागर जो हैं ठीक है, उनका अवलोकन किया करेगा। तो चाइना ने इसे लॉन्च किया है हैयांग 2D नाम से। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 4B नाम के रॉकेट से। चाइना के रॉकेट का नाम है दोस्तों लॉन्ग मार्च। क्या नाम है? लॉन्ग मार्च। अब यही बार बार आपको दिखेगा, कभी 2C, कभी 5B, कभी 5A, कभी 4B, ठीक है। तो इसके रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च। ऐसे इंडिया के रॉकेट का क्या नाम है? GSLV है और एक PSLV है, ठीक है। जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये है इसरो का यानी भारत का। ऐसे ही फाल्कन 9 है दोस्तों स्पेस एक्स का है फाल्कन 9। नासा के पास तो बहुत सारे हैं। चलिए फिलहाल ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये उत्तर पश्चिमी चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर? जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और जक्सा जो है ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान की स्पेस एजेंसी है। क्लियर? अब चाइना आया है। चाइना के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। जैसे चाइना के बारे में ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी। अभी चाइना ने दोस्तों एक मंगल मिशन किया हुआ है। मंगल मिशन का नाम है इसका तियानवेन 1 इसके मंगलयान का नाम था। और इसने वहाँ पर एक रोवर उतारा है। रोवर इसका सक्सेसफुली उतर गया है। क्या नाम है? जोरोंग नाम रखा अपने रोवर का। वो रोवर का नाम आपको याद रखना है। अभी इसने अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉड्यूल लॉन्च किया था। वो मॉड्यूल ऊपर जाकर के अनकंट्रोलेबल हो तरीके से वापस गिर गया। और कहाँ पर गिरा? यहाँ पर भारत के नीचे मालदीव के पास में गिरा है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड बी डे या वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस दोस्तों 20 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए, मधुमक्खी पालन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इसके महत्व के बारे में बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 मई को मधुमक्खी पालन के जो जनक कहे जाते हैं एंटोन जानसा, इनका नाम याद रखिएगा, ये मधुमक्खी पालन के जनक कहे जाते हैं। तो इनका हुआ था जन्म इस दिन 1734 में हुआ था। स्लोवेनिया में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दुनिया भर में जो भी फूड प्रोडक्शन होता है दोस्तों, उसमें 33% का योगदान रहता है मधुमक्खियों का। दुनिया भर के खाद्य उत्पादन में 33% योगदान मधुमक्खियों का रहता है। मधुमक्खी पर ही डिपेंड रहते हैं। इसी वजह से जैव विविधता के संरक्षण के लिए या कहें कि प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाया जाना जरूरी भी है। ओके, इस बार की थीम रखी गई है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। क्या है? बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। इसकी शुरुआत हुई 20 मई 2018 से। पहली बार 20 मई 2018 को मनाया गया। हालांकि घोषणा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2017 में ही दिसंबर मंथ में कर दी थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने दोस्तों विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है।
पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है, सरकार जो नई नई गठित होकर के आई है, इसकी जो कैबिनेट है इसने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। कारण क्या है इसके पीछे का? कारण ये है ममता बनर्जी जी जो कि वहां पर सीएम बनी हुई हैं, सीएम पद की शपथ ली हैं, लेकिन नंदीग्राम से वो लड़ी थी, नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ी थी और वो सीट हार गई थी। नंदीग्राम में मैंने आपको बताया था शुवेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया था। तो अब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले चुकी हैं, लेकिन अगले 6 महीनों में ही इनको साबित करना होगा कि ये वहाँ की असेंबली के सदस्य हैं। ठीक है, या तो ये वहाँ की एमएलसी हों, एमएलसी, या फिर यहाँ पर एमएलए हों। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हों या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हों। लेकिन काउंसिल तो वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर विधानसभा तो है ही नहीं, तो फिर उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना पड़ेगा, यानी कि विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा। तो विधानसभा का सदस्य उसके लिए तो चुनाव होगा दोबारा, तभी हो पाएंगे। लेकिन अब कोरोना काल में क्या पता चुनाव हो या ना हो। ठीक है, तो एमएलसी के लिए इनको विधान परिषद का गठन करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी ममता बनर्जी को करना क्या होगा कि अगले 6 महीने के अंदर विधान परिषद का गठन करवा देना होगा उस राज्य में, यानी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद आ जाएगी, फिर ये विधान परिषद में सदस्य बन सकती हैं। ठीक है, वहां पर अपने आप को मनोनीत करवा सकती हैं। विधानसभा का जब विधान परिषद की ये सदस्य बन जाएंगी तो फिर इन पर जो मुख्यमंत्री है 6 महीनों में उसकी दावेदारी के लिए फिर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ये रह सकती है, अपना कार्यकाल पूरा कर सकती हैं, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अब विधान परिषद गठन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है इसको भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद स्थापित करने के बारे में बात कही गई है। ऐप पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें बताया था इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत इसके बारे में कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि कोई राज्य की जो विधानसभा है वो विधान परिषद के गठन के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन विधान परिषद का गठन किसी राज्य में कौन करेगा? भारत की संसद करेगी। ठीक है, भारत की संसद तभी करेगी जब उस राज्य की जो विधायिका हो, यानी कहें विधानसभा हो, वहां से बहुमत के तहत पास होकर के आया रहा हो वो बिल। ठीक है, तो बहुमत तो है ही ममता बनर्जी की, अभी जीती हुई हैं। ठीक है, 213 के आसपास सीटें जीती हुई हैं, तो बहुमत तो है, पूर्ण बहुमत है। तो वहां से अगर ये पास करा करके संसद में जाती हैं, वहां पर चर्चा होगा, तो फिर पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद हो सकता है। ठीक है, अब बात करती है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है अभी तक। तो इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है कुंबाट। कुंबाट, ठीक है, कुंबाट नाम का ये वर्ड याद रखिएगा, ये ट्रिक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि अभी किस किस राज्य में यहाँ पर अभी विधान परिषद हैं, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हैं। कुंबाट में के का मतलब है दोस्तों कर्नाटक, यू का मतलब उत्तर प्रदेश, एम का मतलब महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। हालांकि आंध्र प्रदेश में बातचीत चल रही थी कि यहाँ पर ये अपने विधान परिषद को खारिज कर देगा, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर विधान परिषद भी है। क्लियर? अब देखिए, एक और था पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो यहाँ से भी हटाया गया। ठीक है, एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही नहीं था, शुरुआत में था, यहाँ पर विधान परिषद थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा की पार्टी की सरकार ने इसको हटा दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिलहाल अब पश्चिम बंगाल आया है, इसके बारे में जानिए डिटेल्स। पश्चिम बंगाल ये रहा मैप में। कोलकाता यहाँ की है राजधानी। ममता बनर्जी जी टीएमसी पार्टी से या कहें एआईटीसी पार्टी से, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से यहाँ की हैं चीफ मिनिस्टर, और 213 सीटें इन्होंने अभी हाल ही में जीती हैं। नंदीग्राम से ये हारी हुई हैं, नंदीग्राम में ये लड़ी थी। जयदीप धनखड़ जी ने इनको शपथ दिलाई है क्योंकि ये यहाँ के गवर्नर हैं। सुंदरवन का नेशनल पार्क दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही है। सुंदरवन का डेल्टा भी यही है, और सुंदरवन का डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। कोलकाता जो सिटी है ये बसी हुई है हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे, इस नदी का नाम आपको याद रखना है। हुगली नदी के ही नीचे दोस्तों बन रहा है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस। ठीक है, और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की अगर बात की जाए तब आप बता देंगे नई दिल्ली में शुरू हुआ है वो। ठीक है, चलिए फिलहाल पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों ओडिशा से शेयर करता है, झारखंड से, बिहार से, ऊपर सिक्किम से भी थोड़ा सा अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इधर असम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज कौन है जिसे हाल ही में रिटायर किया गया?
तो दोस्तों अभी हाल ही में INS राजपूत को रिटायर किया गया है, सेवानिवृत्त किया गया है। ये इंडियन नेवी का पहला विध्वंसक जहाज था। ठीक है, 41 वर्षों की सेवा के बाद अब ये रिटायरमेंट ले रहा है, इसको सेवा मुक्त किया जा रहा है। ठीक है, INS राजपूत को। INS राजपूत दोस्तों सबसे पहले 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। 4 मई 1980 को इसे कमीशन किया गया था और इसे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के डकयार्ड विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। भारत की जो नौसेना है ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ताउते तूफान से हुई तबाही पर गुजरात में कितने राहत पैकेज की घोषणा की? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में ताउते तूफान से जो तबाही मची हुई है गुजरात में सबसे ज़्यादा, तो इस वजह से गुजरात का इन्होंने दौरा किया और गुजरात में 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की भी घोषणा की है। 1000 करोड़ रुपए देने के साथ साथ इन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे मुआवजे, और इसके साथ ही जो घायल हुए हैं उनके परिवारजनों को और उनको 50-50 हज़ार रुपए की मुआवजा दिया जाएगा, सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 3 बार के गुजरात के CM रह चुके हैं, इस वजह से 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। उड़ीसा में भी जब आया हुआ था अम्फान तूफान, तो वहां पर भी इन्होंने दौरा किया था, वहां पर भी 1000 करोड़ रुपए ही इन्होंने दिए थे। क्लियर। अब देखिए ताउते तूफान के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, इसके बारे में एक वीडियो भी बना करके दे चुका हूं कि कैसे नाम रखा जाता है, किसने रखा है। इसका नाम म्यांमार ने रखा था। म्यांमार में शोर करने वाली छिपकली को कहते हैं ताउते। ठीक है, अब एक और तूफान आ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यास नाम का तूफान है, ओमान ने इसका नाम रखा हुआ है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ है और 25 तारीख तक ये हिट करेगा। ठीक है, 25 मई में, इसी महीने में 25 मई तक ये हो सकता है उड़ीसा में या हो सकता है पश्चिम बंगाल को हिट करेगा। क्लियर, तो इस नाम याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। हाल ही में किस सेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन की? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन की है। भारतीय नौसेना ने इसे क्यों डिजाइन किया है? इसे इसलिए डिजाइन किया गया है जिससे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ाई जा सके, उसकी लाइफ 2 गुना से 4 गुना टाइम तक बढ़ाया जा सके। इसके लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम यानी ORS डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के जो दक्षिणी नौसेना कमान है, साउथ नेवल जो कमांड है, उसके डाइविंग स्कूल से मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 मई को दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में 19 मई से लेकर के 23 मई तक, 19 मई से 23 मई तक के लिए एक मेला शुरू हुआ है दोस्तों। दिल्ली में वर्चुअल तरीके से शुरू हुआ है। इसका 51वां संस्करण है ये भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का। ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है और पूरी तरीके से वर्चुअली ये ऑपरेट किया जा रहा है। इसमें 2000 से ज़्यादा उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ 1500 से ज़्यादा जो प्रोड्यूसर हैं और जो एक्सपोर्टर हैं वो इसमें शामिल होंगे और सब के सब वर्चुअली ही शामिल होंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो ये 19 मई से 23 मई 2021 तक चलेगा। 51वां इसका संस्करण है। दिल्ली में ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, दिल्ली इसकी होस्टिंग कर रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा वर्चुअल फेयर है, भारत का सबसे बड़ा आभासी मेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट ने संग्रहालय दिवस पर कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप नाम से एक एप्लीकेशन जारी किया है संग्रहालय दिवस पर। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दोस्तों मनाया गया 18 मई को। ये तो आपको याद ही होगा, कवर किया था इसको हमने। तो 18 मई को ही ये ऐप लॉन्च किया गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा, ऑडियो विजुअल गाइड ऐप। इस ऐप के थ्रू क्या होगा? इस ऐप के थ्रू दोस्तों जो म्यूजियम के जो दर्शक होते हैं वो गैलरी में प्रदर्शित होने वाले सभी जो भी आधुनिक कला के जो उपकरण होंगे, जो तस्वीरें होंगी, उसको इस ऐप के थ्रू ही देख पाएंगे, वो भी घर बैठे। ठीक है, साथ ही साथ जो आगंतुक होंगे उनको इस ऐप के मदद से उनको गाइड किया जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, और ऑडियो विजुअल गाइड ऐप है ये, यानी ऑडियो और विजुअल दोनों सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
फिलहाल बात करें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया कप 2021 कोविड के चलते टाल दिया गया, ये कहाँ आयोजित होना था? तो दोस्तों एशिया कप 2021 अभी हाल ही में कोविड के चलते पोस्टपोन करने की घोषणा की गई है। ये श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, ठीक है। तो श्रीलंका में ये जून महीने में आयोजित होने वाला था, यानी अगले महीने ये आयोजित होता, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे अनिश्चित काल के लिए टाला गया है। अगर आपसे पूछा जाए कब तक के लिए, तो आप बताएंगे अनिश्चित काल के लिए, यानी अभी कोई डेट इसके लिए डिसाइड नहीं हुई है। पिछली बार एक्चुअली में ये होना था, पिछली बार ये सितंबर महीने में ही हो जाना था, सितंबर 2020 में ही, लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि 2020 में भी कोरोना चल रहा था, इस वजह से सितंबर 2020 से टाला गया था जून 2021 के लिए, और अब सेकेंड वेव आई हुई है, तो इस वजह से फिर से इसे टाल दिया गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022-23 में तो होना है वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप होना है तो एशिया कप हो नहीं पाएगा, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 2023 के बाद ही हो। वैसे 2023 का वर्ल्ड कप ये इंडिया होस्ट करने वाला है, इसको याद रखना है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया इसको होस्ट करेगा, भारत इसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है। और अगर सबसे पहले बात करें एशिया कप में मेज़बानी कौन करने वाला था, तो सबसे पहले मांग उठी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान इसकी होस्टिंग करने वाला था एशिया कप की, लेकिन भारत पाकिस्तान में टेंशन चल रहा है, इस वजह से भारत ने बहिष्कार किया हुआ है कि पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। इस वजह से इनको श्रीलंका में आयोजित कराना पड़ा, फिर श्रीलंका में भी हो नहीं पा रहा है, 2 बार से टाला ही जा रहा है, ठीक है। ये T20 टूर्नामेंट है, एशिया कप जो है T20 फॉर्मेट में होगा, यानी 20-20 ओवरों का होगा, ओके। अच्छा, IPL भी टाला गया है, IPL भी T20 फॉर्मेट में है, ये तो आधा हो चुका था, आधे के बाद से टाला गया है, तो अब ये टाला गया है, ये कब तक होगा ये भी अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका के बारे में जान लीजिए पहले। श्रीलंका ये रहा भारत में, मैप में देख लीजिए, इंडिया के नीचे ही है श्रीलंका। महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी यहाँ की है कैपिटल। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी होती है। पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मिलेनियम तकनीकी पुरस्कार, जिसे तकनीकी का नोबेल कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में शंकर बाला सुब्रमण्यम जी को और डेविड क्लेरमैन को, इन दोनों को दोस्तों तकनीकी का नोबेल, जिसे मिलेनियम तकनीकी पुरस्कार कहते हैं, ये प्रदान किया गया है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये दोनों ही साइंटिस्ट ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं, दोनों ही, शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेरमैन। नाम से आपको पता लग रहा होगा, शंकर बाला सुब्रमण्यम ये भारतीय मूल के हैं। इन दोनों को दोस्तों 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अच्छा, इन्हें क्यों ये पुरस्कार दिया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीकी विकसित की है। डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीकी विकसित की है और इससे मेडिकल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस वजह से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। क्लियर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये दोनों प्रोफेसर हैं। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने लाइक कर ही दिया होगा। अगर लाइक अभी तक नहीं किए हो, भूल गए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आज आ रही है मई मंथ की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो। और ये वीडियो 11 बजे आएगी, तो 11 बजे पब्लिश हो जाएगी। एग्जैक्ट 11 बजे खा पी के तैयार होकर के बैठ जाइएगा। वीडियो लंबी है, 36 से 37 मिनट की है, तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो अभी तक का 1 मई से 15 मई तक का बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, इसके साथ ही उसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी। क्विज आपको MZT ऐप पर मिलेगी, क्विज आपको इस वीडियो की भी मिलेगी MZT ऐप पर। इसकी डिटेल PDF आपको भेज जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ऐप पर ओपन कीजिएगा, MZT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहीं पर मिल जाएगा हमारा ग्रुप, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं दोस्तों वीडियो कोर्सेज की। तो ये वीडियो कोर्स है SSC GD का आया हुआ है। इसके साथ ही हिंदी का भी वीडियो कोर्स आया हुआ है। अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हिंदी का भी वीडियो कोर्स ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है ये वीडियो कोर्स और इस पर तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी आ चुकी हैं। लगभग ये कंप्लीट होने वाला है, बस कुछ चैप्टर और बाकी हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। अभी 60% डिस्काउंट में है, 199 में है। कोर्स कंप्लीट होते ही इसका प्राइस बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, तिब्बत पर चीन ने कब कब्जा किया? अगला,
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चमन लाल गुप्ता जी कहाँ से लोकसभा सांसद थे। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। वीडियो को आप देख लिए हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।